हेलो गाइस, आज हम मेड इन एबिस मूवी का पार्ट 10 करने जा रहे हैं। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पुरस्कार की कार्टेज थी उसके अंदर से जो पुरस्कार का सबकॉन्शियस माइंड था वो अपनी लाइफ के सभी पलों को एक बारी दोबारा फ्लैशबैक रिमाइंड कर रहा था। इसके कुछ मिनटों में हमने पुरस्कार की जो फ्लैशबैक उसकी मेमोरीज़ हैं उन सबको दिखाया जाता है कि कैसे पुरस्कार का जन्म होता है और उसको बॉर्नवुड अपनी बेटी के रूप में अपनाता है। और पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि पुरस्कार एक लेबोरेटरी में चेयर पर लेटी होती है और उसके शरीर में से खून निकला होता है और वहाँ पे अम्बारा हैंड कह रहे होते हैं कि ये लड़की बच नहीं पाएगी। इसको एबिस का कर्ज ने बिल्कुल जकड़ लिया है, इसका अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हमारी एक अम्बारा हैंड की लड़की है, इसको हम ऐसे ही मार भी नहीं सकते और इसको ऐसे ही हम देख भी नहीं सकते। तभी बॉर्नवुड वहाँ पर आता है और बॉर्नवुड कहता है हम इसको ऐसे नहीं जाए दे सकते, इसने बहुत ही सेक्रीफाइस किया है, इस सेक्रीफाइस का इसको फ़ायदा मिलेगा, इसको इसका फल मिलेगा और इसका नाम वो पुरस्कार टेकता है। बॉर्नवुड उसका नाम पुरस्कार नामांकित करता है और कहता है मैं आज से तुम्हारा पापा हूँ और तुम मेरी बेटी पुरस्कार हो। फिर सीन चेंज होता है, पुरस्कार की थोड़ी इंजरीज हील होती हैं और उसको एक अम्बारा हैंड बुला रहा होता है एक गुफासी के अंदर से, केएफसी के अंदर से, जहाँ पर पुरस्कार ने अपने आप को कैद करके रखा हुआ था। वो बाहर नहीं आ रही थी, वो सबसे डर रही होती थी। तभी बॉर्नवुड वहाँ पर आकर पूछता है, गुरेरा क्या हाल है हमारी लड़की का? वो कहते हैं ये तो जब से यहाँ पर ये अपने आप को रोके हुई है और ये बाहर नहीं आ रही है, इसका क्या करें बॉस? वो कहता है गुरेरा, बॉर्नवुड जब भी उसको कहता है पुरस्कार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हारे लिए एक दोस्त लाया हूँ, और वो उसे वो जो होलो क्रीचर मेनिया जो उसके साथ अभी रहती है उसको गिफ्ट करती है जो उसको इस समय मिलती है। और पुरस्कार उसको गले सूंघती है और उसके कान को बुड़का भरती है और कहती है इसको बुड़का मत भरो। बॉर्नवुड कहता है ये खाने की चीज़ नहीं है। तभी वो उसके पीछे बाहर आ जाती है, पुरस्कार मेनिया के पीछे वो बाहर आ जाती है और बॉर्नवुड कहता है पुरस्कार तुमने अपने आप के लिए एक दोस्त ढूंढ लिया है जिसे तुम बहुत ही पसंद करोगी। आज से आगे तुम्हारा दिन शुरू हो गए हैं अच्छे, तुम्हारा एडवेंचर शुरू हो गया, आज ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जब से तुमने आज पहला फ्रेंड बनाया, अपना दोस्त बनाया, अब से तुम्हारे और दोस्त बनेंगे, तुम्हारी जर्नी शुरू होगी और तुम एक पूर्ण विकसित होकर एक अच्छी लड़की बनोगी बड़ी होकर। दिन बीतते हैं और पुरस्कार कुछ हील हो जाती है, उसके शरीर में परिवर्तन होता है और कहता है उसके एक अम्बारा हैंड उसका बॉर्नवुड उसको एक खाना ला के देता है और अम्बारा हैंड भी था कि ये देखो ये बहुत टेस्टी है। वो पुरस्कार बोलते टेस्टी क्या होता है, इनका खाने की चीज़ होती है, एबिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही टेस्टी है। पुरस्कार धीरे धीरे जिज्ञासु बनती चली जाती है। उसे अब यह रहता है कि अब टेस्टी क्या होता है, ये मेनिया तुम्हारे जैसा स्वाद है वैसा ही टेस्टी होता है क्या? मैं टेस्टी चीज़ें ढूंढना चाहती हूँ। फिर मेनिया के साथ खेलती रहती है पुरस्कार और वो तभी एक स्टेयर के पास पहुँचती है, जहाँ स्टेयर जो कर्ज की स्टेयर है उसके पीछे चली जाती है और जहाँ पर जाकर पुरस्कार बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, उसके सारी बोन्स फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, उसके शरीर का बनावट बिगड़ जाती है। तभी बॉर्नवुड और वे कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इसकी सारी, पर इसका जो दिमाग है, इसका सबकॉन्शियस माइंड है वो भी सलामत है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। तभी कहता है हाँ, बॉर्नवुड कहता है जब तक इसका दिमाग अच्छा है तब तक ये किसी भी कर्ज से जूझ कर वापस आ सकती है। इसने बहुत ही गहराइयों से इस कर्ज से जूझी है, ये कुछ नहीं है, ये ठीक हो सकती है। तभी दिखाते हैं कि उन्होंने पुरस्कार को पैचअप कर दिया होता है और पुरस्कार उठती है और कहती है ये कैसे मुमकिन हो सकता है मेनिया को देखकर कि मेनिया तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हुआ ये ऐसे इतना डैमेज? तभी वो कहती है इसका तो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी मेनिया वहाँ पर दोबारा जाती है स्टेयर्स के पास, क्योंकि मेनिया पुरस्कार भी एक जिज्ञासु और एक एडवेंचर करने वाली लड़की बन गई थी, उससे भी एक दिलचस्पी रहती थी चीज़ों में। तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है उस कर्ज का और पता लगा लेती है और वो एक अम्बारा हैंड के साथ चलते चलते कह रही होती है कि मैंने उसका पता लगा लिया, मैंने जैसे ही मेनिया को स्मेल किया तो मुझे अजीब चीज़ें दिखने लगी और मेनिया के फुटप्रिंट्स दिखने लगे जो एक नॉर्मल आइस नहीं दे सकती, मैं वो देख सकती थी जब मैंने मेनिया को स्मेल किया। वो अम्बारा हैंड कहता है तुम्हें ऐसे घूमने नहीं चाहिए, बॉस को पता है ऐसा? बॉस को ये क्या पता है, बॉस तुम्हें ऐसे घूमने दे रहे हैं? तभी पुरस्कार उसको कह कर चली जाती है पापा को बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम ये सीक्रेट मेरे साथ रख सकते हो। और वो भागती खेलती चली जाती है दूर। और जैसे टाइम बीतता है, पुरुष का
एडवेंचर करती है इसके 5th लेयर में, बॉन्ड रोड की इसमें स्ट्रक्चर में, और बॉन्ड रोड के काम में मदद करती है। बॉन्ड रोड उसको ट्रेन भी करता रहता है अपने काम में, और उसको एक फुल फ्लैश्ड गर्ल्स बनाने की कोशिश करता है, उसको हर तरह की ट्रेनिंग देता है। भी एक दिन पुरुस्का को बॉन्ड रोड कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल विजिटर्स आने वाले हैं और वे लोग मेरी मदद करेंगे, तुम्हें भी मेरी मदद करनी है। पुरुस्का, मैं चाहता हूँ तुम उन लोगों को कंपनी दो, और एक बात और, उनमें से एक लड़की है जो तुम्हारी ही तरह है, वो भी एक वाइट विसल की डॉटर है, और तुम्हें कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुम उनके साथ जल्दी ही दोस्ती कर लोगी। वो कहती है पुरुस्का कि पापा क्यों, फिर भी क्यों? कहता है मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी, उनमें क्या स्पेशल है, वे ऊपर सरफेस से आए हैं। पर हाँ, या फिर पुरुस्का कह रही होती है मेनिया से कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी होंगी, मुझे उनसे जानने में बहुत ही दिलचस्पी होगी। उससे मैं उनके लिए उनका कमरा तैयार कर देती हूँ, अच्छी तरह साफ़ करूँगी, जिससे मैं उनसे दोस्ती कर सकूँ। रिको से फर्स्ट मुलाकात में रिको उसको नई नई चीज़ें बताती हैं, नई नई क्रीचर्स के बारे में बताती है, नई नई जगहों के बारे में बताती है जो ऊपर से वो एडवेंचर करती आई थी। तभी वो कहती है, पर उसका सोच रही होती है मैंने तो 5th लेयर के बाहर कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो 5th लेयर के बारे में बता है। और रिको उसको अच्छी अच्छी सीनरीज़ के बारे में बता रही थी, जिन सीनरीज़ के उसने कभी जिक्र सुना नहीं, जिन क्रीचर्स का उसने कभी जिक्र सुना नहीं, ऐसे ऐसे नए क्रीचर्स जो उसने देखे नहीं, और ऐसे अच्छे दोस्त जो उसके कभी बनी नहीं, और ऐसी यादें जो दर्द उसको मिले हैं, जो एडवेंचर्स में जो उसे निशान्स मिले हैं, ऐसे ऐसे उससे फेसेस बना रही थी जो रिको उसने कभी बनाए नहीं। जो वर्ड्स रिको यूज़ कर रही थी वो वर्ड्स उसने कभी यूज़ नहीं किए, कभी सुने नहीं। ऐसी बातें और मैं देखना चाहती हूँ, ऐसी यादें मैं और जीना चाहती हूँ, ऐसे पुरुस्का कह रही थी। और पुरुस्का फिर अपने आप को एक टेबल पर पाती है जो उसकी मेमोरीज़ के लास्ट पल थे, और उसमें वो अपने हाथ और अपने लेग्स, अपने टांगे और अपने गुर्दे से टाइप के किसी को देखती है, और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके अंदर के जो खून मटेरियल उसको एक कार्टेज में भरकर ये कार्टेज बनाई गई थी। ये फिर मेमोरी सर्कल पूरा हो जाता है उसका, जो फ्लैशबैक चल रहा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं मेनिया उसके लिक्विड को लिख कर रही थी। वो कहती है कि पापा का दर्द और पापा की फीलिंग्स जो मेरे अंदर फ्लोट कर रही हैं, मेरे अंदर से बह रही हैं। मेरा दर्द पापा की स्ट्रेंथ बन रहा है, और ये स्ट्रेंथ मैं बनना चाहती थी पापा की, और पापा के साथ एडवेंचर करना चाहती थी। वो कहती है पापा मैं आपके साथ रहूँगी, नो मैटर कुछ भी हो, चाहे कितनी ही हार्ड थिंग्स आए मैं आपके साथ रहूँगी, चाहे कितना ही अंधेरा हो मैं आपके साथ रोशनी बनकर खड़ी रहूँगी। हम दोनों मिलकर इन मुसीबतों से सामना करेंगे और इस पल को जिएंगे। बॉन्ड रोड अपने होलोफिकेशन है, जो हाथ उसके बदल गए थे उसके क्लोज से रैक के पेट में होल कर देता है, और कहता है ये क्लोज तुम्हारी ड्यूरेबल स्किन्स के अंदर हमला कर पा रहे हैं, तुम्हारे डैमेज कर पा रहे हैं। मेरे होलिफिकेशन का कुछ तो फ़ायदा हुआ, तुम्हारी स्किन बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही ड्यूरेबल थी, तुम्हें भी बहुत ही वेल मेड बनाया गया है। किसने बनाया? तुम्हारे जो अंदर है वो बहुत ही वार्मथ, गर्मी महसूस हो रही है मुझे, बिल्कुल इंसानों की तरह तुम्हारे भी ऑर्गन डिज़ाइन किए गए हैं। तभी वो कहता है, ड्रैग पूछता है कि जो तुमने कहा था कि मेरा दर्द तुम्हारा दर्द एक इमिटेशन है, सिर्फ एक छलावा है, तो इसका मतलब मैं मूव कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ जो मेरा विल पावर है वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। मेरा दर्द फेक हो सकता है, फिर मेरी विल पावर फेक नहीं हो सकती। वो अपने जो एक हाथ है उसके पेट पर लगाता है और कैनन की रिलीज़ कर देता है, और एक कैनन रिलीज़ करता है तो बॉन्ड रोड उसको डोज तो कर लेता है। तभी ननाची दूसरी तरफ से बोलता है, रिको, रैग जल्दी हमला करो। दूसरी तरफ रिको भी उसका जो एक हाथ ढूंढ लाती है जो रैग बॉन्ड रोड ने काटा था, और उस हाथ से दूसरी तरफ से इंस्क्रेटर यूज करती है जिसको बिल्कुल भी बॉन्ड रोड डोज नहीं कर पाता है, और बॉन्ड रोड के डायरेक्ट हिट हो जाती है उस इंस्क्रेटर से। इन सभी अटैक के दौरान ही पुरुस्का की आवाज़ भी चल रही होती है पीछे कि पापा मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगना चाहती हूँ, आप सिर्फ रिको और ननाची के फ्रेंड्स को माफ़ कर दीजिए, उनके साथ मैं एडवेंचर करना चाहती हूँ, हम सब मिलकर एडवेंचर कर सकते हैं, हमें एडवेंचर करना चाहिए, हमें एबीस की जानकारी करनी चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये सब वो बातें चल रही होती है उसके बैकग्राउंड में पीछे। रैग ये लास्ट अटैक करके बेहोश हो जाता है। ननाची दूर से कहता है रैग के पास जाता है, कहता है डैम इट, तुम ऐसे मर नहीं सकते, तुम मेरे रहते हुए ऐसे मर नहीं सकते, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, तुम्हें किसी न किसी तरीके से बचाऊंगा। तभी रैग कहता है ननाची कहता है बोलो मत, कुछ बोलने की ट्राई मत करो, तुम्हारे में हिम्मत नहीं बची है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं जो कुछ हो सके वो करूँगा तुम्हें बचाने के लिए। तभी ननाची का हाथ पकड़ता है, कहता है ननाची तुम्हारा हाथ, और उसे अपने ऊपर गिर लेता है और उसमें से स्मेल करता है, कहता है हाँ अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली,
और कहता है मैं अपनी लिमिट पर पहुंच गया था, मुझे माफ़ करना। ननाची कहता है रैग, और कहता है कि तुम रिको का ख्याल रखना, और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रिको रो रही होती है, वो पुरुस्का को याद कर बिल्कुल रो रही होती है वहाँ पर। और ननाची एकदम पीछे देखता है तो पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होती है, वो रैग बॉन्डोड की बॉडी में से आवाज़ आ रही होती है। और ननाची बिल्कुल चौंक जाता है, यही फिर बच गया, यह फिर बच गया। और वो रैग बॉन्डोड की बॉडी के पास पहुँचता है और बॉन्डोड जिंदा होता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में।